आज बात करते हैं बजाज फाइनेंस की। बजाज फाइनेंस इज़ मेनली एंगेज्ड इन द बिज़नेस ऑफ लेंडिंग। तो यहाँ पे उधारी का बिज़नेस चलता है इन लोगों का, उधार देते हैं ये और उसपे इंटरेस्ट पे पैसा कमाते हैं। इंटरेस्ट कमाते हैं बहुत सारे लोगों से। आपने आईफ़ोन लिया होगा, आपने आईफ़ोन अगर नहीं लिया होगा तो ले लो यार। कोई भी मोबाइल लिया होगा, कोई भी आपने इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस कुछ भी लिया होगा, अगर आपने बजाज फाइनेंस के पोर्टल से लिया है तो आप वहाँ पे कम कीमत में नो ईएमआई पे, यहाँ पर 0 ईएमआई पेमेंट पे या फिर कुछ भी इस तरीके से स्कीम लगाते हैं, ये लोग इंटरेस्ट कमाते हैं। ये है अमंग द लार्जेस्ट एनबीएफसीज़ इन इंडिया। बजाज फाइनेंस स्टार्टेड एज़ अ जर्नी इन 1987, तो 1987 में इन लोगों ने स्टार्ट किया और ड्यूरिंग एफआई 22 इनका जो एयूएम है दोस्तों, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो 29% हो गया है, ऑलमोस्ट रुपीज 1,97 करोड़ रुपीज। कस्टमर लेंडिंग करते हैं, ये कंज्यूमर को लेंडिंग करता है। 12.7 मिलियन कस्टमर्स को इन्होंने लेंड किया एफआई 22 में। द कंपनी हैज इशूड 30 मिलियन कार्ड्स टू फाइनेंस। तो यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं वो भी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो अगर एक दो क्रेडिट कार्ड की कंपनीज है जो लिस्टेड है, आई थिंक एचडीएफसी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक मतलब एसबीआई कार्ड पेमेंट्स, और तीसरा है बजाज फाइनेंस। आईसीआईसी बैंक का भी क्रेडिट कार्ड आता है, उसमें भी आईसीआईसी बैंक के ही बिजनेस में वो इंक्लूड है। बाकी मोर्टेजेस अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो 31% का इनका एईएम वहां से निकलता है। द सेगमेंट ऑफर होम लोन्स, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टीज, डेवलपमेंट फाइनेंस, फिर जो भी घर का खरीदते हैं उसके ऊपर लोन देना पड़ता है, तो वो कंपनी प्रोवाइड करती है। एसएमई लेंडिंग भी करती है। अब एसएमई लेंडिंग के अंदर क्या आता है, तो बिजनेस लेंडिंग होता है। बेसिकली जो स्मॉल बिजनेस होते हैं, रूरल लेंडिंग भी होती है, वो वहाँ से 10% ईएम ये जनरेट करते हैं। सबसे ज़्यादा ईएम कहाँ से आता है, तो वो आता है कंज्यूमर लेंडिंग से। ठीक है, कंज्यूमर लेंडिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस पे कर्जा दे दिया, उधारी दे दी, फिर वो वहाँ से इंटरेस्ट पेमेंट ले लिया। लार्जेस्ट फाइनेंसर है बजाज ऑटो का, तो बजाज ऑटो कंपनी काफ़ी यहाँ से लेंडिंग लेती है, काफ़ी ऐसे पैसा लेता है। इन्वेस्टिंग इन बीएफएसडी, बजाज फिनसर्व में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, जॉइंट इन्वेस्टमेंट किया इन लोगों ने। पैन इंडिया का प्रेजेंस है, तो 3504 ब्रांचेस है टोटल इंडिया में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। और रूरल एरिया में जो है 2136 इनके ब्रांचेस है। द कंपनी हैज एन ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 1,33,200 एंड प्लस एक्टिव नेटवर्क स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। एक बाकी एक्सपेंशन तो कंपनी करती रहती है, काफ़ी अच्छी बात है ये। कॉम्पिटेटिव कॉस्ट फंड्स है कंपनी के पास, फिर डिपॉजिट्स है, मनी मार्केट में 50% लगा के रखा है, बैंक में 28% लगा के रखा है। डिपॉजिट्स कंपनी के काफ़ी अच्छा है। कंसोलिडेटेड बोरोविंग्स भी इनकी 19% तक करी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, लोएस्ट एनपीए है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एनपीए नेट जो इनके नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट्स होते हैं वो होते हैं एनपीए। एनपीए मतलब अगर किसी को कर्जा दिया और उसने रिटर्न नहीं किया तो वो एनपीए बन जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो एनपीए आपने समझ लिया। अब क्या है दोस्तों, लोएस्ट एनपीए क्या होता है कि इनके ऊपर बहुत कम एनपीएज है। मतलब कोई भी अगर कंपनी किसी को भी कर्जा देती है तो वो फटाक से चुका देता है, ये चीज़ है दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो ये कंपनी को ग्रो करती है, जितना कम एनपीए है उतना बैंकिंग और एनबीएफसीज अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। ये सिंपल चीज़ है। मार्केट कैप है दोस्तों, लार्ज कैप स्टॉक है, 4 लाख ऑलमोस्ट करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 7,000 की है। अब आप बोलेंगे थोड़ा हाईयर साइड पे है, उस तरीके से नहीं देखते इसको, वैल्यूएशन के हिसाब से देखते हैं। स्टॉक का भी 36%, तो मुझे इतना मतलब 36 के मल्टीपल पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। आरओसी आरओई आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा एनबीएफसीज और बैंक में, ये मैं पहले कह रहा हूँ। कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है इनका, काम ही वही है लेंड करना, तो जितने कैपिटल है वो लगा देते हैं, रिजर्व आपको कम दिखाई देंगे। डेट कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा, ये तो ऑब्वियस बात है। एचडीएफसी बैंक पे ले लीजिए आप, कितना डेट है, तो क्या वो खराब बैंक होगी? ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो ये जो होता है एनबीएफसीज और बैंक्स और इनके ऊपर डेट होता ही है। ईपीएस अगर देखते हो 190 रुपीज़ का है। डेट टू इक्विटी देखो 3.99 का है, थोड़ा सा हाइयर साइड पे है, एक के आसपास अगर होता तो अच्छी बात है। सेल्स आप देखिए दोस्तों, 5 सालों में 26% के सीएजीआर से सेल्स ग्रोथ हुए। पिछले 3 सालों में 16% के सीएजीआर से ग्रोथ हुई है। फिर प्रॉफिट 35% के सीएजीआर से बढ़ा है दोस्तों 5 सालों में, और 3 सालों में 30% के सीएजीआर से। समझ सकते हो आप कितनी ग्रोथ है इस स्टॉक के अंदर, कितनी ग्रोथ है इस कंपनी के अंदर। उसका चार्ट भी यहाँ पर चिल्ला रहा है, बोल रहा है कि यहाँ दिस इज द स्टॉक, दिस इज द स्टॉक वी वांट। और यहाँ पर आप देखो फिलहाल के लिए लोएस्ट वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब अगर अच्छे से देखोगे, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। ओके, ईपीएस की बिल्डिंग्स पीछे देख सकते हो आप, और फिलहाल के लिए सबसे 36 के आसपास पी रेशियो है। लोएस्ट वैल्यूएशन पे यहाँ पे स्टॉक को बाय करना बनता है बॉस। यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे बाय किया ना तो कोई सेंस नहीं बनता। अगर आपने यहाँ पे बाय कर रहे हो अभी अभी अगर आप बाय कर रहे हो, अभी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 2 3 4 5 सालों के लिए, बिल्कुल यहाँ पर आपका पैसा बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, कुछ इनके कॉम्पिटिटर्स है। एसबीआई कार्ड्स मैंने बोला, बजाज होल्डिंग्स है, मुथूट फाइनेंस है, ये थे। अब ये सारे जो है ये छोटे मोटे कॉम्पिटिटर है बजाज फाइनेंस के सामने। रेवेन्यू देख लेते हैं। मार्च 2020 का क्वार्टर में 7,000 का रेवेन्यू था, फिर 1300 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। फिर यहाँ पर मार्च 2021 में 1900 करोड़, फिर यहाँ पर 3,000 करोड़, और फिर यहाँ पर 4,000 करोड़। और इनका दोस्तों 2015 से लेकेंगे तो फाइनेंशियल प्रॉफिट है इनका 1367 करोड़, और अभी 16,000 करोड़। तो काफ़ी प्रॉफिट बन चुका है। बिल्कुल ये प्रॉफिटेबल कंपनी, इसको अपन कंसिडर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।